आता है संगहुआ को, जो कि सामने वाले शख्स के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देती है। वांग रिंग जो कि संगहुआ को ही देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है संगहुआ उसके पास काफी अच्छी मार्शल आर्ट है। हालांकि माना उनके पास लोग ज्यादा है, लेकिन संगहुआ के पास भी 4 बॉडीगार्ड है जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसे बिना किसी को चोट पहुंचाए इस समस्या का पूरी तरह से सॉल्व करने में कामयाब होना चाहिए। वांग रियो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी उसे साइड से आवाज आती है, क्या तुम जानते नहीं आखिर यह है कौन? में उन्हीं दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से वांग रियो को ही देख रहे होते हैं। पहला होता है जीमेन क्लैन का 3rd यंग मास्टर जीमेन हुआ, दूसरा होता है यंग हा पवेलियन का लेकिन यंग मास्टर जंग ये, जो कि आते ही वांग रियो को ग्रीट करते हुए कहने लगता है हमें मिले काफी लंबा समय हो गया। वांग रियो जैसे ही इनकी तरफ देखता है हा और ह्यून दोनों से कहने लगता है मेरी हाल फिलहाल में तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं काफी लंबे समय के बाद घर से बाहर निकला हूँ। अब दोनों फ्रेंड्स के चेहरों को देखकर मैं सच में काफी खुश हुआ। साथ ही वांग रियो उन दोनों से कहने लगता है हमें यहाँ इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं और किसी इन में जाकर अच्छे से बैठकर बातचीत करते हैं। इस पर यह दोनों लोग यह भी राजी हो जाते हैं और तुरंत ही हमें जवाब देते हैं। साथ ही वांग रियो तुरंत ही उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है जो कि इन्हीं के साथ होती है। उन दोनों से कहने लगता है अगर तुम भी इनके साथ हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इस पर यह पीली ड्रेस वाली लड़की यह भी हमें जवाब देती है। इसके बाद हम इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या यह हेवनली ग्रैंड अचीव उसका फर्स्ट यंग मास्टर नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि वह जीनियसों में भी जीनियस है। मैंने इसके बारे में सुना था कि वह इस तरह से चलता है जैसे कि मरे हुए लोग चलते हैं। ऐसा लगता है जितनी भी रूमर्स हमने इनके बारे में सुनी थी वह सारी अफवाह थी और कुछ नहीं। पहली होती है मियो गारियोंग, दूसरी होती है अजूरे मून सेक्ट से बान ग्यो इन। दोनों ही वहां से उनके साथ चल देती है और अपने मन में कहने लगती है अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमें इसके बारे में और भी जानने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यह दोनों लड़की वांग रियो से कहने लगती है आपके साथ जो स्काउट के लिए वॉरियर थे फिर उनके बारे में क्या आप उनको इसी तरह से छोड़कर चले जाओगे? वांग रियो इस पर कहने लगता है हाँ स्काउट तो इसीलिए होता है। वांग हुआ कैसे सुनते ही पूरी तरह से मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अभी तक संगहुआ के ऊपर अटैक करने वाला था, उसका अपन सीधा ही आकर संगहुआ को लगता है। इसके बाद अंदर वह सभी लोग एक टेबल पर आकर बैठ गए होते हैं। जीमेन ह्यून बताने लगता है अभी फिलहाल में जियानगो की कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब है, तो अभी लोग अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाए जा रहे हैं लेकिन कोई भी सही से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई सिर्फ बचना चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मुरिम एलायंस लीडर वह मर गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह अचानक कहीं से एकदम से अपीयर हो जाएगा। जंग ये इस पर कहने लगता है अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा कि वह मर गया। उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह हेवंस तक आसानी से पहुंच सकता था। डिमोनिक कल्ट या फिर गुई वुन जियोंग का जैसा कोई भी उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। उसके अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि वह काफी ज्यादा मोटा था, लेकिन मोटा होना कोई भी बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मोटे है फिर भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। और हमें ग्वांग की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है इस लड़के के पास सच में काफी अच्छी नजर है। के बाद बेन ग्यो को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है लोग हमेशा इसके बारे में कहते थे और कहते हैं कि अफवाहों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तुम्हें देखने के बाद यह बात पूरी तरह से साबित हो गई। सच में इसके ऊपर उम्मीद नहीं थी। तुम इतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होंगे कि जियानगो के अंदर अपना इंटरेस्ट रखोगे। इस पर ग्वांग कहने लगता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तरफ सिर्फ जियानगो है, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ हर तरफ तुम्हें जियानगो दिखाई देगा। के बाद उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। लास्ट में ग्वांग उन सभी से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप चारों से मिलना सच में काफी सौभाग्य की बात है। जीमेन ह्यून इस पर कहने लगता है क्या आप सचमुच यहाँ से जा रहे हो? क्योंकि कल मैं यहाँ से अपने नाना नानी उनके घर पे जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक अच्छा समय बिताऊं। पर ग्वांग उसे कहने लगता है इसके बारे में चिंता मत करो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके अलावा हमें एक दूसरे से मिलने के लिए किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसे सुनते ही यह दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं चलो फिर से एक एक ड्रिंक लेते हैं, इसके बाद आपको घर भी जाना है। इसके बाद हमें ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि वहां से नीचे आ गया होता है और ऊपर उन सभी की तरफ देखकर हाथ हिला रहा होता है। जंग ये ग्वांग को देखता है और कहने लगता है ऐसा लगता है कि जीनियस वापस आ गया है, हेवनली ग्रैंड अचीव उसके अंदर फिर से फर्स्ट यंग मास्टर, उसके बारे में रूमर्स फैलनी चालू हो जाएंगी। यार यंग इस पर कहने लगती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो खुद भी उस समय का इंतजार कर रही हूँ, यह देखने का आखिर यह आगे चल के और क्या बड़ा करेंगे।
इसके बारे में ऐसा लगता है कि हम इन्हें आगे चलकर ड्रैगन हेवनली सबमिट में भी देख सकते हैं। के बाद ग्वांग और संगहुआ को दिखाया जाता है जो कि वहां से चल देते हैं। ग्वांग संगहुआ से पूछने लगता है कि जो अभी तक मेन स्टेट के अंदर बदबू फैली हुई थी उसका क्या हुआ, लेकिन संगहुआ इस पर कुछ भी नहीं बोलती। ग्वांग उसकी तरफ पीछे देखने लगता है और कहता है लेकिन तुम पुल क्यों नहीं रही, यहाँ पर कुछ हुआ है। संगहुआ जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है उस बदबू का नाम सुनते ही और कहने लगती है उन सभी ने कहा है कुछ बदबू को तो बाहर निकाल दिया गया है लेकिन अभी उसमें और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ग्वांग इसे सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से हेवनली ग्रैंड अचीव का सीन दिखाया जाता है। के बाद हमें युन के सामने एक शख्स को दिखाया जाता है। युन कहने लगता है यह काफी अच्छी बात है कि आप वापिस आ गए, यहाँ पर बदबू काफी हद तक कम हो गई है। यह होता है ग्वांग जो कि युन से पूछने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता चला कि जमीन के अंदर से क्या निकला। युन इसे सुनते ही बताने लगता है फ्यूल मिथिकल क्रिएचर। ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि युन के ऊपर काफी चिल्लाते हुए कहने लगता है उस मिथिकल क्रिएचर हेक्साक्रिस्ट वाइपर को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हमें हेक्साक्रिस्ट वाइपर के बारे में बताया जाता है बदबू फैलाने वाला एकमात्र कारण। योगी फैमिली में एक मिथिकल क्रिएचर जो कि 100 ग्रेट मिथिकल क्रिएचर उनमें से एक है। साथ ही स्नेक के ऊपर सर पे एक येलो हेक्साजीनल क्रिस्ट लगी हुई होती है। इसका पूरा शरीर बिल्कुल रेड होता है लेकिन काफी आश्चर्य की बात होती है कि इसका ब्लड वह ग्रीन निकलता है। अगर तुम एक बार हेक्साक्रिस्ट वाइपर उसके ग्रीन ब्लड को पी लेते हो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी वह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही तुम पॉइजन से पूरी तरह से इम्यून हो जाओगे। लेकिन हेक्साक्रिस्ट वाइपर उसमें एक खतरनाक और घातक दोष होता है, उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। के अंदर से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है अगर कोई अपना पूरा मन बनाने के बाद भी उसके ब्लड को पीना चालू करे तो वह भी ऐसा नहीं कर पाएगा, वह उसे फेंक देगा क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर तुम्हें उसके ब्लड को पीना है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर तुम उसके ब्लड को उबाल कर पीते हो तो उसका इफेक्ट आधा हो जाएगा, तुम्हें उसका मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए। हेक्साक्रिस्ट वाइपर उसका ब्लड डायरेक्टली चूसना पड़ेगा। इसके बाद हमें सामने घर के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं और हमें सामने ग्वांग को दिखाया जाता है जिसने अपनी नाक के अंदर रुई को ठोक रखा था और उस वाइपर के ब्लड को पीने में लगा हुआ था। हमें व्योम चियोन को दिखाया जाता है, उसके पीछे जितने भी लोग थे वह सभी इस बदबू के कारण तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर जाते हुए कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। एक एक करके जितने भी लोग खड़े हुए थे वह सभी तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। ग्वांग को दिखाया जाता है जिसने ऑलमोस्ट वाइपर का ब्लड चूस लिया था। व्योम चियोन जो कि ग्वांग से पूछने लगता है क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, के अंदर से काफी खतरनाक बदबू आ रही है। ग्वांग इस पर कहने लगता है नहीं नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। न कहने के बाद व्योम चियोन भी तुरंत ही वहां से भाग जाता है और कहने लगता है मैं भी अभी आता हूँ। चियोन जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था अपने मन में कहने लगता है इसकी बदबू सच में काफी ज्यादा गंदी है लेकिन मुझे इसे सहना पड़ेगा। मुझे पता है मैं अंदर से बुरी तरह से मर रहा हूँ लेकिन मुझे इसे सहना पड़ेगा और कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं इसे कंज्यूम कर लेता हूँ तो मैं अपने ओरिजिनल लेवल से 5 साल में पाने की पॉसिबिलिटी वह थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 3 इविल्स व्योम हैंग सच में उसे काफी ज्यादा नॉलेज थी। हेक्साक्रिस्ट वाइपर, थिकल वैली हर्ब और पॉइजन यांग बीटल तीनों को सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे इविल एग्जिस्टेंस कहा जाता है। का इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब कोई इन तीनों का यूज करता है, ना कि इनमें से सिर्फ एक का। ने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी थिकल वैली हर्ब और पॉइजन यांग बीटल दोनों के बारे में नहीं सुना। अगर मुझे 5 ग्रेट मिथिकल क्रिएचर के कंपेरेबल बनाना है तो मुझे कम से कम दोनों चीजों की जरूरत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे वह दोनों चीजें ढूंढनी पड़ेगी। के बाद हमें युन को दिखाया जाता है जो कि वहीं दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। ग्वांग तुरंत ही उसे आवाज देता है और कहने लगता है मैं जानता हूँ कि तुम वहीं पर हो तो जल्दी से इधर आओ। युन को दिखाया जाता है जो कि डरते डरते अंदर आ गया होता है और ग्वांग उससे पूछने लगता है बड़े भाई क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। ग्वांग तुरंत ही उस वाइपर को उसकी तरफ कर देता है जिसे देखकर युन की हालत खराब हो गई होती है। ग्वांग से कहने लगता है लेकिन आप मुझे इतनी बेकार चीज को फेंकने के लिए क्यों दे रहे हो, आप इसे सांगवा को भी तो दे सकते थे। ग्वांग इसे सुनते ही कहने लगता है आखिर मैं इतनी ज्यादा कीमती चीज को ऐसे फेंकने के लिए क्यों कहूंगा। इसे सुनते ही युन को कुछ ही समझ में नहीं आता। ग्वांग उससे कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी स्किन को 4 दिन धूप में और 7 दिन शैडो में रखो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इसके 10 टुकड़े कर लेना और उसे अच्छे से संभाल कर रखना। ईश्वर पूछने लगता है इसकी स्किन आखिर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर ग्वांग उसे बताने लगता है अगर हम प्राचीन अक्षरों के हिसाब से देखें तो अगर कोई बीमार है या फिर कोई अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहता है तो इसका यूज कर सकता है। ग्वांग इसी तरह से आगे बताने लगता है उससे पहले ही तुरंत ही उसे एक झोले में रख देता है और कहने लगता है बस ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें
चीजें हैं, इनका इफेक्ट इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है, तो कोई भी इसका यूज क्यों ही करेगा। इसके बाद ग्वांग यून से कहने लगता है मेरे लिए जो 5 दिनों तक लगातार चल जाए इतना खाना इकट्ठा कर दो। पर यून कहने लगता है लेकिन अब आप क्या करने वाले हो। ग्वांग बताने लगता है नाच की छोटी छोटी गोली, बस इतना ही, क्योंकि प्राचीन अक्षरों में इसके बारे में भी लिखा है एक बार तुमने क्रिस्ट वाइपर अगर उसे कंज्यूम कर लिया है तो तुम्हें कम से कम खाना चाहिए कि इसका इफेक्ट अच्छा है। वांग इसी तरह से बोलते हुए अपने मुंह से बदबू को बाहर निकाल रहा होता है। सूंघते ही युंग की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वांग उससे कहता है इसलिए अब से 5 दिनों तक मैं लगातार किसी से भी नहीं मिलूंगा। तुरंत ही वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है और कहने लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा। मैं तुरंत ही इस क्रिस्ट वाइपर को ढूंढने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ। के बाद ग्वांग संग हुआ को आवाज देता है और उसे कहने लगता है मुझे पता है तुम तो मेरी बात जरूर सुनोगी। उसके पास आते हुए उसे कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है। ग्रैंडफादर उनसे थिकल वैली हर्ब और पॉइजन यांग बीटल उसे लाने के लिए कहना। संगवा इसे सुनते ही कहने लगती है मिथिकल वैली हर्ब और पॉइजन यांग बीटल। संगवा से कहने लगता है हाँ तुम ग्रैंडफादर उससे जाकर इन दोनों शब्दों को कहना तो वह इसके बारे में समझ जाएंगे आखिर मैं क्या चाहता हूँ। ग्वांग आगे कह रहा होता है अगर तुम इसके बारे में समझ गई तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो संगवा जो कि पहले ही वहाँ से गायब हो गई होती है। ग्वांग इसे देखने ही कहने लगता है वह तो बहुत ज्यादा हार्टलेस है। के बाद बताया जाता है क्रिस्ट वाइप को कंज्यूम करने के 5 दिन बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, साथ ही उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ग्वांग अपनी आंखें खोल लेता है और अपने मन में कहने लगता है तो मैं फाइनली 2 स्टार पे पहुंच गया। साथ ही उसकी आंखों को दिखाया जाता है वह भी काफी जोर से चमकने लगती है। ग्वांग एक तरफ देखता है और कहने लगता है तो मेरी आइस उनका भी लेवल बढ़ गया। अब ग्वांग काफी दूर से भी लोगों की आवाज सुन सकता था जहाँ पर कोई यून से कहता है आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खा लेते। इस पर कहने लगता है तो मेरे सुनने के सेंसेस वह भी इम्प्रूव हो गए। ग्वांग को पीछे से आवाज आती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि बड़े भाई वह सिर्फ कुछ दिनों से अनाज की गोलियां उन्हें खाकर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो मैं अकेला अच्छा खाना कैसे खा सकता हूं जब वह इस तरह से अपने कमरे में भूखे बैठे होंगे। यहाँ पर कुछ ही दिन है, बस 5 दिन की ही तो बात है। ग्वांग इसे सुनते ही कहने लगता है आखिर कोई इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है। मैंने क्रिस्ट वाइपर उसको कंज्यूम किया है जिसकी वजह से मैं अनाज की गोलियों को खा रहा था, लेकिन वह पागल अब जब मैं मरने की उम्र पे था तब मुझे इनके जैसे 2 भाई मिले। यह सच में काफी अच्छा है। जितना ज्यादा मैं उनके साथ समय बिताता हूँ वह मुझे उतने ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। ग्वांग एक शीशे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मेरे कपड़े फिर से पूरी तरह से गंदे हो गए। मेरी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट था वह सभी बाहर निकल गया। अब मेरा माइंड, स्पिरिट और बॉडी वह तीनों एक हो गए हैं। ग्वांग अपने चेहरे को ध्यान से देखता है और कहने लगता है अभी तक जब मैं इस बॉडी में आया था तो यह बॉडी मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय जाता जा रहा है मैं इस बॉडी का आदी होता जा रहा हूँ। हालांकि यह बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा पतली है। अभी मैं अपनी पाम स्ट्राइक का यूज करूंगा तो इस हाथ को अच्छा दिखने के लिए कम से कम इसके ऊपर कुछ फैट होना चाहिए। साथ ही क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लेवल पर आ चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मार्शल आर्ट उसमें काफी सुधार हुआ है। तो क्या यहाँ पर कोई है जिसके ऊपर मैं इसका टेस्ट कर सकता हूँ। इनके बारे में सोचते हुए कहने लगता है नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो चीजें और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है इस मामले में मुझे अपनी बॉडी एडजस्टमेंट टेक्निक आजमानी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अपने राइट हैंड उसे शुरू करना चाहिए। इतना कहने के बाद हम देखते हैं ग्वांग का हाथ जो कि एकदम से पूरी तरह से टूटने लगता है। बॉडी एडजस्टमेंट टेक्निक हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसमें तुम अपनी बोन्स को फिर से एडजस्ट होने के लिए अलाउ करते हो। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें तुम्हारी बॉडी तुम्हें अलाउ करती है बहुत ज्यादा छोटे रास्ते में जाने के लिए। साथ ही ग्वांग कहने लगता है अगर रास्ता बहुत ज्यादा छोटा है तो हम अपने मुक्के का यूज करके उसे चौड़ा कर सकते हैं, तो फिर बॉडी एडजस्टमेंट टेक्निक उसका क्या फायदा। के बाद आगे बताया जाता है इसका यूज जब किसी एनिमी के ऊपर किया जाता है तो यह सच में काफी यूजफुल होता है। इससे तुम एक ही झटके में अपने एनिमी उसकी मूवमेंट को पूरी तरह से वहीं पर रोक सकते हो। इसके बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जिसका हाथ छोटा हो गया होता है। ग्वांग उसे देखता है और कहने लगता है यह काफी ज्यादा अच्छा है। अभी मैं सिर्फ 2 स्टार पर हूँ के हिसाब से यह इतना ज्यादा भी स्लो नहीं है। इस कंडीशन में मुझे उस शख्स की याद आ रही है, एक पर्सन मॉन्क पागोल वर्जियान। इसके बाद हमें पागोल को दिखाया जाता है जो कि मुरिम एलायंस लीडर ग्वांग के पास आया होता है और उसे कहने लगता है एलायंस लीडर मैं यहाँ पर एक नई टेक्निक को पूरी तरह से बनाने में कामयाब होने वाला हूँ, आप इसे देखिए और मेरी इसमें हेल्प कीजिए। इसके बाद पागोल जो कि अपने शरीर से एनर्जी को निकालने लगता है, पागोल इस टेक्निक को करते हुए कहने लगता है यह टेक्निक से मैं एक ही झटके में खुद को पूरी तरह से हवा के अंदर बदलने में कामयाब हो सकता हूँ।
ग्वांग जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है कम्प्लीटली एक अलग लेवल पर है। ऑन एडजस्टमेंट टेक्निक से यह टेक्निक सच में काफी ज्यादा अच्छी है। टेक्निक से तुम कभी भी कहीं से भी बच निकलने में कामयाब हो सकते हो अगर तुम कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हो तो। ग्वांग आगे कहने लगता है पाग्योल, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप कहीं किसी जगह पर फंसोगे? उससे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप फंसने से पहले सभी लोगों को मार डालो। इसे सुनकर पाग्योल वह कुछ भी नहीं बोल पाता। स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है। ग्वांग कह रहा होता है आज तक भी मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आखिर उसने इतनी बेकार सी टेक्निक को क्यों सीखा। पीछे हमें पाग्योल की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है बस अब मैं यहाँ से छुट्टी लेना चाहता हूँ। इतने में ग्वांग को बाहर से आवाज आती है मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरे कपड़े लेकर आई हूँ। इस पर ग्वांग भी उसे अंदर आने के लिए कह देता है। यह होती है संग हुआ जो कि अंदर आते हुए ग्वांग से पूछने लगती है आपकी ट्रेनिंग में कैसी रही। ग्वांग इस पर कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा था, मैं अपनी बॉडी को काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। के बाद संग हुआ ग्वांग से कुछ कहने की कोशिश करती है तो ग्वांग उससे पूछने लगता है आखिर क्या हुआ। संग हुआ बताने लगती है मुझे स्कॉट असेंबली में बुलाया है इसलिए मैं वहां पर जाकर थोड़ी देर में आती हूँ। ग्वांग इस पर कहने लगता है ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे मत पूछा करो, खुद ही चली जाए कर। संग हुआ इस पर कहने लगती है फिर भी मैं आपकी शैडो हूँ तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। ग्वांग कहने लगता है तुम्हें काफी देर हो रही है तो तुम जा सकती हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक व्यक्ति जो कि स्टेज पर खड़ा हुआ था कहने लगता है मुझे यकीन है कि तुम सब इसके बारे में जानते होंगे कि फर्स्ट यंग मास्टर वह पहले से कितने ज्यादा बदल गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पास्ट उसे भी पूरी तरह से जाने दिया। वह हमारे ग्रैंड अचीव का सक्सेसर, हेवनली ग्रैंड अचीव का रिप्रेजेंटेटिव, तो यह पूरी तरह से नेचुरल है। वह हमारी रेपुटेशन के लिए अब बाहर जाकर भी बात करेगा कि हमारी रेपुटेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसलिए एस्कॉर्ट टीम वह इस बात को मेक श्योर करेगी कि उनकी सेफ्टी के साथ साथ कोई उनकी रेपुटेशन पर सवाल उठाता है तो उसे भी वहीं पर सजा दी जाए। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी वह गांग हुई सेक्ट था। साथ ही अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वह लोग हेवनली ग्रैंड अचीव जगह पर आ रहे हैं अपनी ह्यूमिलेशन का बदला चुकाने। तो तुम्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है हेवनली ग्रैंड अचीव उसमें किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे, कि बस केवल यंग मास्टर उसे प्रोटेक्ट करना। हमारा एकमात्र मोटिव यही होना चाहिए हेवनली ग्रैंड अचीव फर्स्ट यंग मास्टर उनकी सेफ्टी को पूरी तरह से सिक्योर करना। ऐसा आगे कुछ कह रहा होता है तभी उसे साइड से एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। तुरंत ही उसके पास पहुंचकर उसके कान में कुछ कहता है। यह शख्स जोर से सभी को बताते हुए कहने लगता है क्या तुमने कहा कि फर्स्ट यंग मास्टर उन्होंने मुझे बुलाया है, क्या उन्होंने इसका कारण बताया? तो यह शख्स जो कि अभी अभी आया था कहने लगता है नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वह जैसे ही इस बात को सुनती है तो अपने मन में कहने लगती है क्या उन्होंने कहा कि यंग मास्टर कैप्टन को बुला रहे हैं? हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं उन्हें पहले ही इसके बारे में बता कर आई हूँ कि यहाँ पर एक एस्कॉर्ट असेंबली है, तो भी क्या कुछ इतना ज्यादा अर्जेंट था? मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि मुझे उन्हीं के पास होना चाहिए था। इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, आखिर अंदर क्या चल रहा होगा। इतने में सामने से कैप्टन की आवाज आती है मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ क्योंकि फर्स्ट यंग मास्टर उन्होंने मुझे बुलाया है। वहां से फर्स्ट यंग मास्टर की तरफ चल देता है और अपने मन में कहने लगता है बस मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ कि वहां पर कुछ ज्यादा सीरियस ना हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फर्स्ट यंग मास्टर ग्वांग को दिखाया जाता है। ग्वांग जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। उसे बाहर से आवाज आती है मैं एस्कॉर्ट स्क्वाड कैप्टन फर्स्ट यंग मास्टर मैं यहाँ पर आ गया। ग्वांग उसकी आवाज को सुनते ही अपने मन में कहने लगता है क्या संग हुआ? वह अभी मुझे इसके बारे में बताकर नहीं गई थी, बाहर एक एस्कॉर्ट असेंबली है। के बाद ग्वांग कैप्टन से पूछने लगता है आखिर क्या बात हुई? कैप्टन कहता है कि यहाँ पर कुछ जरूरी रिपोर्ट है जो कि मुझे आपको करनी है। ग्वांग कैप्टन को अंदर आने के लिए कहता है और साथ ही अपने मन में उसे देखकर कहने लगता है ब्योम हैंग की मेमोरीज के हिसाब से इस व्यक्ति की कभी भी ब्योम हैंग से ज्यादा बातचीत नहीं हुई। के बाद कैप्टन जो कि एक जगह पर आकर बैठ जाता है। ग्वांग उसे कहने लगता है अपने संग हुआ से इसके बारे में सुना था कि बाहर एक एस्कॉर्ट असेंबली है। कैप्टन इस पर कहने लगता है यह बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि यह बात उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो इसलिए इसमें ज्यादा देरी नहीं की जा सकती थी। कैप्टन से पूछने लगता है इम्पोर्टेंट बात आखिर बताओ वह क्या है? कैप्टन ग्वांग से कहने लगता है मैं आपका और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहूंगा। साथ ही कैप्टन जिसने की अपनी स्वॉर्ड को टेबल पर रख दिया होता है ग्वांग उसे देखकर कहने लगता है सपोर्ट, लेकिन मैंने तो उससे
कभी भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। टेबल के ऊपर जो चाकू पड़ा हुआ था, कैप्टन उसे लेते हुए वांग से कहने लगता है, क्या तुम्हें मर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर वह व्यक्ति जिसके हाथ से पोट गिर के टूट गया होता है से कोई कहता है हम आपकी मदद करेंगे। तो शख्स जो कि उसके पीछे खड़े हुए थे उनमें से कहने लगता है, फर्स्ट यंग मास्टर, उन्होंने ब्लड मशरूम वेनम उसे खाने से रिफ्यूज कर दिया, आखिर इस चीज का हम लोग क्या मतलब निकाले। तो यह शख्स जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने साथ साथ पैट्रियार्च उसे भी मारना चाहता है। पहले मैं इसे सोचकर काफी ज्यादा निराश हो रहा था कि वह नहीं मरा, लेकिन अब इसके बारे में सोचता हूँ तो यह काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम करंट सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं और यंग मास्टर अगर वह मारा जाता है तो हेवनली ग्रैंड अचीव वह पूरी तरह से बिखर जाएगी। इसे सुनकर यह शख्स जो कि सामने खड़ा हुआ था इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। यह दोनों जो कि पीछे खड़े हुए थे उनसे कहने लगता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन वह इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, आखिर क्या हुआ। इसके सामने खड़ा हुआ था कैप्टन जो कि कहने लगता है, मैंने सेकंड यंग मास्टर से इसके बारे में सुना, फर्स्ट यंग मास्टर उसने मार्शल आर्ट सीख ली है। तो यह शख्स जो कि सामने खड़ा हुआ था सुनते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहने लगता है यह काफी अजीब है, भले ही उसने मार्शल आर्ट सीख ली हो लेकिन फिर भी इससे तुम दोनों को दिक्कत क्यों हो रही है। कैप्टन इस पर कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह शख्स जो कि सामने खड़ा हुआ था कहने लगता है, तुम दोनों इसके बारे में सच में काफी ज्यादा सतर्क हो, चिंता मत करो। अगर उसने मार्शल आर्ट सीख भी ली है फिर भी तुम लोगों को उससे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारी अचीव के बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल पर्सन हो। साथ ही तुमने हेवनली ग्रैंड अचीव उसमें तुम एक भरोसेमंद पद पर बैठे हुए हो, तो कोई भी तुम्हारे ऊपर इस तरह से ज्यादा शक नहीं करेगा, ना ही तुमसे ज्यादा सावधान रहेंगे। इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो, अपने प्लान को आगे बढ़ाओ। साथ ही वह व्यक्ति सीधा कैप्टन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहने लगता है, मेरी इस बात को ध्यान में रखना, तुम्हें यह सब कुछ इस तरह से दिखाना है कि यह एक आत्महत्या लगे, क्योंकि अगर तुम उसे इसी तरह से मार दोगे तो चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और साथ ही यह शख्स कैप्टन को एक बाहरी आवाज में कहने लगता है, और अगर फिर भी वह रजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन को वहीं पर काट देना। इसके बाद तुम लोगों को आराम से बता सकते हो कि उसने खुद ने अपनी गर्दन को काट लिया। इसे सुनकर कैप्टन कुछ भी नहीं बोलता है तो वह शख्स आगे कहने लगता है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, यह कोई इतना ज्यादा टफ मिशन नहीं है। इसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है। कैप्टन को दिखाया जाता है जिसने की चाकू को टेबल पर रख दिया था और वांग से कहने लगता है, क्या तुम इस चाकू को देखकर खुश नहीं हुए, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही समय है। वांग इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, तो क्या एस्कॉर्ट असेंबली बुलाने का सही कारण यह था कि वह एक मौका ढूंढ रहा था मुझे अकेले में मिलने का। इस सब की शुरुआत कब से हो गई, लो आखिर इसके बारे में देखते हैं वह कितनी गहराई तक जाता है। के बाद ग्वांग जो कि कैप्टन से कहने लगता है कि मुझे लगता है आप अभी भी इसी तरह से सोचते हो कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो मामला अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन इसे सुनते ही हंसने लगता है और ग्वांग से कहता है, कि किसी व्यक्ति का रिजॉल्व इतना ज्यादा कमजोर और बेकार कैसे हो सकता है। ग्वांग उसे घूरते हुए भारी आवाज में कह देता है, कैप्टन मैं पहले जैसा नहीं रहा। इसे सुनते ही कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे कि काफी गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, तो ऐसा है। तुरंत ही ग्वांग के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है, इस कंडीशन में मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़ेगा, बस तुम बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना। ग्वांग जैसे ही इसे देखता है कि कैप्टन ने क्या किया तो बताने लगता है, उसने प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर दिया होता है जिसकी वजह से ग्वांग की बॉडी वह पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी, वह खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ग्वांग हंसने लगता है और कहता है, ब्योम हैंग तुम सच में तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा बेकार है। जब तक तुम मरना चाहते थे तो तुम्हें किसी ने भी नहीं मरने दी, और जब अब तुम जीना चाहते हो हर कोई यहाँ पर आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। कैप्टन ग्वांग के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर ग्वांग से कहने लगता है, आप तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम खुद भी तुम नहीं हो, मुझे इसके बारे में पता है, तुम किसी भी हालत में मरना चाहते हो। ग्वांग इस पर कहने लगता है, मैं इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अभी मरने का सही समय नहीं है। कैप्टन इस पर कहने लगता है, आपको इसके बारे में क्या लगता है, अगर आप यहीं पर सुसाइड कर लेते हो तो, ऐसा कि हर कोई इसके बारे में जानता है कि तुम पहले से मरना चाहते थे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्योर डिस्ट्रक्शन। तुम मरोगे, तुम्हारे साथ पैट्रियार्च और साथ में तुम्हारे अंकल भी, की वजह से सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर कभी भी एक फ्रेश माइंड के साथ नहीं जी पाएंगे। वह लोग अपने गम को बुलाने के लिए फिर से ड्रिंक का सहारा लेना चालू कर देंगे। इसकी वजह से वह एक छोटे से कमरे में बंद हुए बेकार लोगों की तरह रह जाएंगे। हर चीज का अंत बिल्कुल इसी तरह से होगा। ग्वांग इस पर कहने लगता है, तुम सचमुच बहुत ज्यादा बात करते हो। इसे सुनकर कैप्टन को कुछ ही समझ में नहीं आता तो ग्वांग आगे कहने लगता है, मैं तब से इसी बारे में सोच रहा कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, तो मुझे बताओ आखिर इसके पीछे कौन है। इसे सुनते ही
ही कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुआंग से कहने लगता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। मैंने अभी तक तुमसे जो भी कुछ बोला है उसे सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलेगा। गुआंग इस पर कैप्टन से कहने लगता है, जरा तुम्हारी आंखों को तो देखो, अब मैंने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया है। इसे सुनते ही कैप्टन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। अगले ही पल दिखाया जाता है गुआंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसे देखते ही कैप्टन की फट कर 1000 हो जाती है। कहने लगता है, लेकिन तुम कैसे चल पा रहे हो? क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट उनको पूरी तरह से फील किया था तब से तुम बिल्कुल भी नहीं हिले थे। गुआंग इस पर कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझे कुछ भी बताने का कोई भी इरादा नहीं है। कैप्टन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालकर गुआंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहने लगता है, काफी ज्यादा अजीब है, मुझे सच में इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक भी होगी। लेकिन गुआंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी स्वॉर्ड को आते हुए देख रहा होता है, तुरंत जो टेबल बीच में रखा हुआ था उसे पकड़ता है और एक ही झटके में ऊपर की तरफ उछाल देता है। इसकी वजह से दिखाया जाता है कैप्टन की स्वॉर्ड और टेबल दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं। इसके बाद कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि एक ही झटके में उस टेबल के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने में गुआंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया था और उसे कहने लगता है, यहाँ की चीजों को बर्बाद मत करो। कैप्टन इसे देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, आखिर उसकी स्पीड उसके साथ क्या गलत है? तुरंत ही गुआंग की तरफ घूमता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल दिखाया जाता है अपने हाथ से सीधा ही गुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ को बिल्कुल उसके पास पहुंचा देता है। गुआंग को दिखाया जाता है जो कि उसी के हाथ को देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, यह छोटा सा हाथ आखिर यह इसके साथ क्या करना चाहता है? पाम वह हमेशा ही या तो ड्रैगन का होता है या फिर टाइगर का, लेकिन इसके हाथ को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी छोटी बिल्ली का। ऐसे ही कैप्टन अटैक करता तो गुआंग तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर देता है। कैप्टन इसे देखते ही कहने लगता है, हम इस बार डॉज करने में कामयाब रहे। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से आगे की तरफ अटैक कर देता है और कहने लगता है, लेकिन हर बार तुम्हारा लक वह तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन गुआंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से साइड में होकर उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर के अंदर से ऑरे को बाहर निकालने लगता है और कहता है, फर्स्ट यंग मास्टर, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो गए हो। तुरंत ही गुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी भी 15 मिनट और जीना चाहते हो। गुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। कैप्टन की स्वॉर्ड वह सीधा जाकर गुआंग की स्लीव के अंदर चली जाती है। गुआंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और एक ही झटके में कैप्टन के पास पहुंच गया होता है। कैप्टन के प्रेशर पॉइंट को पूरी तरह से सील कर देता है। कैप्टन जैसे ही से देखता है और भी ज्यादा घबरा जाता है। कैप्टन कहने लगता है, काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वह मेरे प्रेशर पॉइंट उनको टच नहीं कर पाया, लेकिन आखिर उसकी स्पीड, मैंने इसके बारे में सुना था कि उन्होंने सेकंड यंग मास्टर को पीट, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वह सभी लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। गुआंग को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन की तरफ इशारा करते हुए उसे कहने लगता है, मुझसे इसके बारे में मत कहना कि तुम्हारा काम पहले ही हो गया है। कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, क्या यह पहले से ही ऐसा था? तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है और गुआंग से कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि सुसाइड के लिए मनाना वह काफी ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें मानना पड़ेगा। इतना कहने के बाद सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ फेंक देता है, लेकिन गुआंग उसकी इस स्वॉर्ड को भी डॉज कर देता है। जैसे ही गुआंग सामने की तरफ देखता है तो हमें सामने बहुत सारे हाथों के अटैक को दिखाया जाता है। उन सभी की तरफ देखता है और एक ही झटके में सभी को डॉज करने लगता है। कैप्टन की इसे देखकर हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कहने लगता है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा, वह मेरे सभी हमलों से किस तरह से बच रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह किसी पार्क में टहल रहा हो। इतने समय में एक भी बार मेरी पहुंच से बाहर नहीं गया है, फिर भी उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है या फिर कह सकते हो कि नामुमकिन है। इसके बाद गुआंग को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारे 15 मिनट पूरे हुए, तो अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। इतना कहने के बाद तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है कैप्टन को पकड़ने के लिए। कैप्टन फिर से अपने पाम से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उसके पीछे आ गया होता है और एक ही झटके में उसके सारे प्रेशर पॉइंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। कैप्टन वहीं एक ही जगह पर रुक गया होता है और कहने लगता है, आखिर ये अभी क्या हुआ? ये मुड़ते हुए गुआंग से कहने लगता है, तुम सीधा मेरे डेथ पॉइंट सीधा ही उस पर अटैक कर सकते थे, लेकिन तुमने सारे प्रेशर पॉइंट को प्रेस किया जो किसी भी काम के नहीं है। आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साइड हो जाऊं? कैप्टन
कैप्टन की बातों को देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है तुम सच में लोगों को हंसाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, आखिर मुझे तुम्हारे जैसा कोई ही क्यों चाहिएगा। इसे सुनते ही कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ का इशारा करने लगता है और उसे कहता है अपनी बकवास पूरी तरह से बंद रखो, जल्दी से मार खाने के बाद नीचे बैठ जाओ। ऐसे ही नीचे बैठने के लिए कहता है तो हमें कैप्टन को दिखाया जाता है उसकी हालत एकदम से काफी खराब हो गई थी, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वांग को दिखाया जाता है जो कि एक भारी आवाज में उसे कहने लगता है देखा, मैंने तुमसे इसके बारे में पहले ही कहा था कि तुम्हें इतने ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए था आखिर तुम किसके सामने खड़े हुए थे। न कहने के बाद कैप्टन के हाथ पैरों को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूटने लगते हैं, जो कि एक छोटे से मलबे का ढेर बन गया होता है। ग्वांग उसे कहने लगता है मैं तुमसे फिर से पूछूंगा आखिर तुम्हारे साथ और कौन है जो कि तुम्हारा साथ दे रहा है, आखिर कौन है जो कि तुम्हारा साथ दे रहा था। इतने में ग्वांग को कुछ महसूस होता है और कहने लगता है बस थोड़ा सा इंतजार करो, कोई इसी तरफ आ रहा है, फिर ये कौन हो सकते हैं। और अगले ही पल कहने लगता है क्या यह दोनों। ग्वांग को कुछ ही समझ में नहीं आता। जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है और म्योंग को दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही देखता है कि ग्वांग उसे गेट से बाहर निकलकर देख रहा है तो उसे कहने लगता है लेकिन बड़े भाई आपको कैसे पता चला कि हम लोग इसी तरफ आ रहे हैं। उसी तरफ से म्योंग जो कि कह रहा होता है बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपके पास पहुंचने वाले हैं। जो कि कह रहा होता है बड़े भाई आपने तो हमारे स्वागत के लिए दरवाजे भी खोल दिए। जैसे ही सामने की तरफ देखता है, सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है बड़े भाई आखिर यह क्या है, यह एक डीमन जैसा दिखने वाला मांस का ढेर, आखिर यह क्या है। डरते हुए कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि यह कैप्टन जॉन ग्यू इन हो। तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और कहने लगता है क्या सचमुच यह वही है। उसके पास आकर बैठ गया होता है और कहने लगता है कैप्टन, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे दौरा पड़ा हो, लेकिन यह सोचना कि स्ट्रोक वह इतना ज्यादा डरावना हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द कैप्टन को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। उसी तरफ से युन जो कि कह रहा होता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें इसी तरह से करना चाहिए। वांग उन दोनों से कहने लगता है बस यहीं पर रुक जाओ और कैप्टन से कहने लगता है बस बहुत हो गया, इसके बारे में बताओ, फिर इस सब के पीछे कौन था और कौन तुम्हें ऑर्डर दे रहा है और इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल है। कैप्टन की आंखों को दिखाया जाता है जिसमें से आंसू निकलने लगते हैं। इसे सुनते ही काफी सरप्राइज होता है और ग्वांग से पूछने लगता है बड़े भाई आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और कहने लगता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो प्लीज मेरी जान बख्श दो। इस सब के पीछे क्लैन मैनेजर उसका हाथ है। उनके पास टोटल 8 ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने अपनी तरफ कर रखे हैं, एस्कॉर्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन और 6 एस्कॉर्ट्स। उनमें से एक जो कि स्कॉलर्स की तरफ से है, 5 जो कि मेन पावर की तरफ से है। इस तरह से पूरी टीम जो कि मैनेज होती है। एक हाथ जो कि सीधा ही टेबल पर आकर लगता है और कहने लगता है आखिर क्लैन मैनेजर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ भी करने की। यह होता है युन जो कि आगे कहने लगता है आखिर ऐसा घिनौना काम वह कैसे कर सकता है। कैप्टन इस पर कहने लगता है अकेला नहीं है जो कि दोषी है बल्कि तुम भी क्या कर रहे थे। चिल्लाते हुए युन से कहने लगता है इस समय पर मैं अपने सही दिमाग में नहीं था, लेकिन आखिर तुम सभी लोग तुम क्या कर रहे थे जब इस घर में इतना घटिया शो चल रहा था। इसे सुनते ही आगे आ जाता है और कहने लगता है हम लोग भी शायद अपने सही दिमाग में नहीं थे। वांग जैसे ही इस बात को सुनता है तो कहने लगता है यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है ब्योम हैंग है इस सब का असली कल्प्रेट है। वांग तुरंत ही म्योंग की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम सारी बाहरी फॉर्मेशन को चालू कर दो, के अलावा अचीव को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो। मैं चाहता हूँ कि एक चींटी भी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ही अंदर आनी चाहिए। वांग इस पर कहने लगता है क्या हमें यह सब ग्रैंडफादर उनको बताना चाहिए। वांग इसे सुनते ही कहने लगता है इसमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, एक बार हम इस सब को संभाल ले उसके बाद हम ग्रैंडफादर को इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। वांग जैसे ही युन का नाम लेता है तो युन कहने लगता है मैं ब्लैक हेवनली लाइटनिंग फॉर्मेशन उसका यूज करूंगा स्मॉल ट्रेनिंग ग्रुप से कैप्चर करने के लिए एस्कॉर्ट वॉरियर्स का। इसके बाद हमें बताया जाता है ब्लैक हेवनली लाइटनिंग फॉर्मेशन इसके बारे में, यह एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जो कि एक ही झटके में पूरी तरह से अंधेरा कर सकती है और साथ सारे में लाइटनिंग बिखेर सकती है। यह फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बगल में खड़ा व्यक्ति भी तुम्हें नहीं दिखाई देगा आखिर वह कौन है। वांग इसे सुनते ही मना कर देता है, कहने लगता है इतना बड़ा हंगामा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम जाकर सीधा क्लैन मैनेजर उसको पकड़ो। छोटे फ्राई शायद वह यह देखकर पूरी तरह से अपना दिमाग खो देंगे कि अभी अभी यहाँ पर क्या हो, तो उन्हें बाद में कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही आगे कहने लगता है क्या तुम्हें इसके
बारे में पता। अभी अभी कैप्टन ने जिन भी लोगों का नाम लिया उन सभी की कमजोरी क्या है। उन कमजोरी का नाम सुनते ही अपने मन में सोचने लगता है और कहता है, उनको याद आ जाता है और कहने लगता है, हाँ वह लड़का जिसका नाम जोंग मूग्योक है, मैंने इसके बारे में सुना है कि वह अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वांग इसे सुनते ही कहने लगता है, यह ठीक है, अगर उसे अपनी फैमिली की रक्षा करनी है तो वह दूसरी बार भी लोगों को धोखा देने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएगा। वांग दोनों भाइयों से कहने लगता है, तो चलो ठीक है, इसे शुरू करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से बाहर ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर खड़ा हुआ था और कहने लगता है, हमारे कैप्टन काफी ज्यादा लेट हो गए, लेकिन फिर भी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वह ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी दिखाया जाता है कुछ चीज सीधा आकर ग्राउंड में लगती है। सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। आखिर यह क्या है? यह तो सीधा आसमान से गिरा था। इसी तरह की बातें, क्या यह एक मांस का टुकड़ा है? यह तो बातें कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये एक ह्यूमन है? और कैप्टन जिसके अंदर से सिर्फ हेल्प मी की आवाजें आ रही होती है। अंगुआ जैसे इस वॉइस को सुनती है तो कहने लगती है, यह वॉइस तो जरूर, क्या यह हमारी एस्कॉर्ट का कैप्टन नहीं है? अंगुआ को एक झटका लगता है जब उसे याद आता है कि उसने कहा था कि वह यंग मास्टर उससे मिलने के लिए जा रहा है। अंगुआ अपने मन में सोचने लगती है, क्या यंग मास्टर उनके साथ कुछ हुआ होगा? अंगुआ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब वह एस्कॉर्ट कैप्टन की हालत को देखती है। इतने में यून को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है। साथ ही उसके पीछे गुआंग था। यून सभी से कहने लगता है, जब वह बड़े भाई को मारने की कोशिश में लगा हुआ था तभी उसे एक स्ट्रोक आया था। जैसे ही संगवा देखती है कि गुआंग वह पूरी तरह से ठीक है, वह उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। जैसे ही संगवा गुआंग के पास देखती है तो गुआंग स्टेज पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति उसकी तरफ देखकर कहने लगता है, वाइस कैप्टन, आखिर आप इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो? जैसे ही संगवा इस बात को सुनती है उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस कैप्टन की हालत पूरी तरह से खराब होती है। गुआंग उसे कहने लगता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी गोश्त को देख लिया। साथ ही गुआंग पीछे एस्कॉर्ट के 6 लोगों की तरफ भी देखता है और उन्हें देखकर कहने लगता है, इनका चेहरा भी बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है, क्या यहाँ पर कोई समस्या है? आंग हुआ वह भी पीछे की तरफ देखने लगती है। उन्हें देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगले ही पल उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और काफी गुस्से में कहने लगती है, डैम इट। के बाद बताया जाता है सिचुएशन जो कि थोड़ी देर में पूरी तरह से सुलझ गई। एस्कॉर्ट स्वॉर्ड जो कि लैंड मैनेजर के साथ मिली हुई थी, ना किसी भी चीजों के हुए उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया गया। इसके बाद गुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, यह पूरी तरह से ठीक है। वह सभी लोग वह कैप्टन का आने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वह पूरी तरह से समझ गए कि उसे मार दिया गया है। गुआंग एक कुर्सी पर बैठ जाता है और कहने लगता है, लेकिन क्लैन मैनेजर, मैं सच में इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि उसने हेवनली ग्रैंड अचीव के अंदर से आधी से ज्यादा संपत्ति को चुरा लिया। उसने कितने पैसों का उन सभी को बेचा होगा? यहाँ से बाहर जितना भी सामान गया है, आखिर मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? वांग इसी तरह से बैठकर सोच रहा होता है, तभी उसे सामने से आवाज आती है, मैं युन जोंग मू ग्यूंग को लेकर आ गया हूँ। जोंग मू ग्यूंग का नाम सुनते ही गुआंग भी उसे तुरंत ही अंदर आने के लिए कह देता है। इसके बाद हमें सामने दिखाया जाता है यून एक शख्स को लेकर आ गया होता है। गुआंग उसे देखता है और कहने लगता है, मैंने इसके बारे में सुना है कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी फैमिली है, तुम्हारी एक बहुत अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बहुत प्यारी बेटी भी है। ऐसे ही जोंग इस बात को सुनता है उसे एक झटका लगता है, तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है, फर्स्ट यंग मास्टर, मुझे इसके लिए माफ कर देना। मुझे पता है मैंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने एक काफी बेकार दिल को अपने अंदर दबाए रखा, एक ऐसा दिल जिसने कि इस परिवार ने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वह सब कुछ भूल गया। हालांकि मैंने धमकियों के कारण पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन फिर भी मृत्यु के डर के कारण मैंने यह सब कुछ किया था। ताकि मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए मुझे 1000 बार मौत आए तो भी वह कम है। अगर आप मुझे यहीं पर मरने के लिए कहोगे तो मैं एक ही झटके में अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी बेटी, उसका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वह लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं, तो उन पर दया दिखाइए। इसे सुनते ही उसे कहने लगता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे एक बार भी कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी दोनों को मार डालूंगा? इस पर जोंग कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो। साथ ही जोंग गुआंग की तरफ देखता है और उसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, पहले वह एक वीक स्कॉलर, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसने कैप्टन की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी कि वह पहचान में भी नहीं आ रहा था आखिर वह एक ह्यूमन है भी या फिर नहीं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतना ज्यादा शांत दिखता है। जियानगू के अंदर एक सबसे कपटी व्यक्ति, वो भी उससे बढ़िया लगता होगा। यंग गुआंग से कहने लगता है, यंग मास्टर, मुझे इसके बारे में बताइए, आखिर मुझे क्या करना है? मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। गुआंग इसे सुनते ही कहने लगता है, क्या तुम आज रात तक क्लैन मैनेजर उसे मेरे पास ला सकते हो? इस पर सामने वाला शख्स कहने लगता है, इसके बारे में चिंता मत कीजिए, यह बहुत ज्यादा इजी टास्क होने वाला है। गुआंग इस पर कह देता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुरंत ही एक भारी आवाज में कहने लगता है, जोंग मू ग्यूंग
दुख, यह एक ऐसा समय होता है जब चीजें एक की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। मेरी इस बात को ध्यान में रखना, जैसे ही तुमने थोड़ा सा भी हेजिटेट किया, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी संकोच हुआ, मेरे लिए भी बिल्कुल सेम बात लागू होती है। तो इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी फीलिंग आए बदलने की, तो मैं भी अपने मन को बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, यह तुम्हारे लिए काफी भयानक हो सकता है। योंग इसे सुनते ही कहने लगता है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं जरूर ही क्लैन मैनेजर को आपके पास लेकर आऊंगा। क्वांग इस पर कहने लगता है, तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा।